गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, और वहाँ पे जो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आया था वो क्या आया था कि दैट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ये हमारा आया था क्या फाइनल रिजल्ट, है ना। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये फोर्स होता है, ये हमारा क्या रहता है, ये होता है नेट अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, तो नेट अनबैलेंस फोर्स होता है, ये होता है हमारा नेट अनबैलेंस फोर्स। और जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा नेट अनबैलेंस फोर्स रहेगा उसी डायरेक्शन में जो बॉडी होती है या फिर जो हमारा सिस्टम होता है वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। ओके, तो अगर कोई भी, जैसे कि हमको बॉडी दी गई है, सपोज कर लीजिए ये कोई बॉडी दी गई है, तो आपको पता है कि एक तो इसके ऊपर क्या लगेगा, mg लग रहा है, एक क्या लगेगा इसके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा। और सपोज कर लीजिए बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स और लग रहे हैं इसके ऊपर, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स और लग रहे हैं, और हमको नहीं पता कि इन एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है। लेट्स से F1 F1 F3 F4, ठीक है, हमको नहीं पता कि इन एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है। लेकिन मैं इस बॉडी को देखता हूँ, इस ब्लॉक को देखता हूँ जिसका मास क्या है m, और मैं फाइंड आउट करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि ये इन सभी फोर्सेस की वजह से ये इस डायरेक्शन में, राइट वार्ड डायरेक्शन में सपोज कर लीजिए एक्सेलरेट कर रहे हैं। और कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। तो मैं एक चीज़ आँख बंद करके बोल सकता हूँ, एक चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, आँख बंद करके ये बोल सकता हूँ कि इन सभी फोर्सेज, ये जितने भी फोर्सेज इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है, इन जो इंटरनल फोर्स है या फिर जो भी एक्सटर्नल फोर्स, जितने भी फोर्सेज इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, उनका नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, वो आपका आएगा क्या, m इंटू ए। ठीक है, और वो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से मैं देख के बोलूंगा कि वो रिजल्टेंट फोर्स भी आपका किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन। तो इन सभी फोर्सेज का रिजल्टेंट कितना होगा, अनबैलेंस फोर्स Fun। उसकी वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं, m इंटू ए। सपोज कर लीजिए मास 1 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आप कहेंगे इन सभी का जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा आपका, 2 न्यूटन होगा या फिर 4 न्यूटन होगा, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगर आपको फोर्सेज का पता भी नहीं है तो भी आप ये बोल सकते हैं, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन आपको पता है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो आप ये बोल सकते हैं कि उस बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जितने भी उस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहे हैं, उनका अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो उनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी m इंटू ए। ओके, तो एक चीज समझ में आई कि जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स, उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। ओके, और उसके बाद मास टाइम एक्सेलरेशन जब हम निकालते हैं तो उस डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट कर रही है, उस डायरेक्शन के अंदर आपको क्या मिल जाता है, नेट अनबैलेंस फोर्स आपको मिल जाता है। ओके, तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एटवुड मशीन। एटवुड मशीन आपने शायद पढ़ा भी होगा पहले। तो जो एटवुड मशीन होती है वो क्या होती है, हमारा ब्लॉक पुली सिस्टम होता है। ये जैसे कि एक पुली है, ओके, और यहाँ पे एक साइड में इस पुली के ऊपर से एक ब्लॉक लटका हुआ है M1, दूसरी साइड दूसरा ब्लॉक लटका हुआ है दैट इज M2। ठीक है, और ये पुली हमारी पूरी जो सीलिंग है वहाँ से हिंच हुई है। ठीक है, वहाँ से इस पॉइंट P पे क्या करके हिंच कर रखी है। ओके, और इस पुली के ऊपर से क्या जा रही है, हमारी स्ट्रिंग जा रही है। ओके, तो इस सिस्टम को, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम ब्लॉक पुली सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, एटवुड मशीन बोल देते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एटवुड मशीन क्या है। अब एटवुड मशीन क्या होगा, 2 ब्लॉक होंगे, एक पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग की हेल्प से उनको हमने क्या कर रखा है, बांध रखा है। ओके, तो बेटा इसमें क्या पूछते हैं आपसे, इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है। जैसे कि एक प्रॉब्लम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब दोनों ब्लॉक सेम वेट के हो, ये भी M1 हो ये भी M1 हो, तो हमको पता है कि ये कोई भी ब्लॉक ऊपर या नीचे होने वाला नहीं है, वो क्या रहेंगे, रेस्ट के ऊपर रहेंगे। तो वहाँ पे टेंशन क्या होगी वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वो केस क्या बन जाता है, केस ऑफ बैलेंस फोर्स बन जाता है, केस ऑफ इक्विलिब्रियम बन जाता है आपका। ओके, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हम अभी देखने वाले नहीं हैं। यहाँ पे क्या होगा, सपोज कर लीजिए बेटा कि एक वेट है, एक जो मास है वो आपका ज़्यादा बड़ा है एक दूसरे वाले मास से। सपोज कर लीजिए यहाँ पे कि जो M2 है, जो M2 है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन है M1 से। अगर बेटा आपका M2 बड़ा है M1 से तो क्या होगा, सपोज कर लीजिए ये 5 किलो का, ये 2 किलो का है, तो ये आपको सी बात है, इसका वजन ज़्यादा है तो ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और M1 आपका ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी।
तो यहाँ पे जो फोर्सेज हैं वो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे M2 ज़्यादा है, M1 ज़्यादा है। इसका मतलब ये ब्लॉक M2 वाला जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, और M1 वाला जो ब्लॉक है वो आपका ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। तो ये आपका बैलेंसिंग वाला केस नहीं है, अनबैलेंसिंग वाला केस है। और जहाँ पे अनबैलेंसिंग का केस है वहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली एक्यूट मशीन में हमको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती है। एक तो हमको फाइंड आउट करता है कि जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन क्या होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि इन ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, M1 का एक्सेलरेशन क्या होगा और M2 का एक्सेलरेशन क्या होगा। ओके, ये दो चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो बेटा बिफोर वी फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज टू ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेशन, एक कॉमन जनरल थिंकिंग आपको पता होना चाहिए कि M1 और M2 का एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन हो सकता है। अभी देखिए मैं बात करूं आपको पता है M2 ज़्यादा है, M1 आपका कम है। तो M2 तो डेफिनेट है कि ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा और M1 आपका ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर आप देखेंगे जितना आपका M2 नीचे आएगा, जितना आपका M2 नीचे आएगा, अलग से x डिस्टेंस ही नीचे आ रहा है, तो क्या आप कह सकते हैं कि जो M1 है वो आपको सी बात है उतना ही ऊपर इसको जाना पड़ेगा x। ओके, मैंने क्या बोला कि जितना M2 नीचे जाएगा उतना ही M1 को ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये तो क्या है आपकी कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। तो जितनी आप ये स्ट्रिंग को M2 के साथ, जब M2 नीचे जा रहा है तो आपकी स्ट्रिंग भी तो उसके साथ नीचे जा रही है ना। तो स्ट्रिंग भी उतनी ही हमने नीचे की तरफ x खींच दी। तो आपको सी बात है यहाँ से अगर हम स्ट्रिंग को x खींचेंगे तो स्ट्रिंग यहाँ पे भी आपकी x ही ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना M2 को हम नीचे खींचेंगे उतना ही M1 आपका ऊपर जाएगा। ओके, तो मतलब t टाइम में अगर ये M2 है, अगर t टाइम में M2 x डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उतने ही t टाइम में M1 भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x डिस्टेंस आपकी ट्रेवल करेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि M2 की जो वेलोसिटी होगी वही क्या होगी आपकी M1 की वेलोसिटी होगी, तभी तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। और जितना एक्सेलरेशन M2 का होगा, क्योंकि वेलोसिटी से रिलेशन किसका भी है, एक्सेलरेशन से भी है, जितनी M2 की वेलोसिटी बड़ी होगी उतनी ही आपकी M1 की वेलोसिटी ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है बेटा, सिंपल सा लॉजिक ये है कि इस केस के अंदर जितनी M2 की वेलोसिटी होगी नीचे की डायरेक्शन में उतनी ही आपकी क्या होगी, M1 की वेलोसिटी होगी ऊपर की डायरेक्शन में। जितनी किसी भी इंस्टेंट पे M2 का एक्सेलरेशन होगा नीचे की डायरेक्शन में उतना ही आपका M1 का एक्सेलरेशन होगा ऊपर की डायरेक्शन में। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जितना M2 की वेलोसिटी तेज होगी उतनी ही आपकी M1 की वेलोसिटी भी तेज होती जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, ओनली डिफरेंस क्या है कि M2 की जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो क्या है नीचे की डायरेक्शन में होगी, और M1 की जो वेलोसिटी है एज वेल एज एक्सेलरेशन है वो क्या होगा आपका ऊपर की डायरेक्शन के अंदर होगा, क्योंकि M1 का वजन क्या है, कम है, और M2 का वजन आपका क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो एक चीज़ तो आपको क्या क्लियर हो गई यहाँ पे इस केस के अंदर कि जो एक्सेलरेशन होगा, जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगी वो M2 की सेम होगी एज वेल एज M1 की भी सेम होगी। जितना एक्सेलरेशन M2 का नीचे की तरफ होगा उतना ही M1 का एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। तो जितना M2 नीचे की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही M1 ऊपर की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो दोनों की जो वेलोसिटी होगी या फिर किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। अगर सेम नहीं होगा तो इसका मतलब ये दो स्ट्रिंग है ये आपकी टाइट नहीं रह सकती है, या तो ये टूट जाएगी या फिर हो सकता है स्लैप हो जाएगी। ओके, तो अगर आपकी स्ट्रिंग टाइट है तो हम ये चीज़ शॉर्टी से बोल सकते हैं कि जितना एक्सेलरेशन M2 का वेलोसिटी M2 की होगी नीचे की तरफ उतनी ही वेलोसिटी M1 की होगी। ठीक है, और जितना एक्सेलरेशन M2 का नीचे की तरफ होगा उतना ही एक्सेलरेशन M1 का होगा ऊपर की तरफ। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो बेटा यहाँ पे अगर M2 ज़्यादा है M1 से तो M2 का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा और M1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो अभी हम FBD ड्रॉ करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ तो हमको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन, दूसरा एक्सेलरेशन। आपको दिया हुआ क्या है, आपको M1 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप मान लीजिए G। तो आपको टेंशन T और ये जो एक्सेलरेशन A है ये किन की टर्म्स में फाइंड आउट करने हैं, M1, M2 और G की टर्म्स के अंदर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो बेटा FBD बनाता हूँ मैं M2 की। तो M2 की जब हम FBD बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो एक तो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर क्या, M2G।
हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और एक फोर्स क्या लगेगा इसके ऊपर बेटा, टेंशन टी लगेगा ऊपर की तरफ, है ना। अभी मैं बात करूं M1 की, FBD की, तो M1 पे एक फोर्स तो सीधी सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स M1G लगेगा और एक टेंशन T लगेगा ऊपर की तरफ। अब आपको पता है कि टेंशन T थ्रू आउट द लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो ये हो जाएगा आपका FBD ऑफ M1। तो बेटा अभी देखिए, अभी हमको लगाना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम M2 पे लगाते हैं। तो आपको क्या पता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, जिस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन होता है, उसी डायरेक्शन के अंदर आपका क्या होता है, नेट अनबैलेंस फोर्स होता है ना। तो M2 के केस के अंदर आप अगर मैं देखूं तो नेट अनबैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ है, तो मैं इसका मतलब जो नेट अनबैलेंस फोर्स होगा दैट इज M2G नीचे की तरफ और टेंशन T ऊपर की तरफ। तो वो किस तरफ होना चाहिए बेटा, वो नीचे की तरफ आपका नेट अनबैलेंस फोर्स आपका होना चाहिए, है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं M1 का केस, तो बेटा टेंशन T ऊपर की तरफ है, M1G आपका नीचे की तरफ है। आपका नेट अनबैलेंस फोर्स किसकी तरफ होना चाहिए, तो आप कहेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से नेट, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो नेट अनबैलेंस फोर्स भी आपका क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। ओके, तो अभी मैं सबसे पहले तो न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहा हूं ऑन द मास M2 फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑन M2। तो बेटा ये न्यूटन सेकंड लॉ है, NSL लिख दिया मैंने, और मैं किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, M2 के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं। तो बेटा नेट फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से क्या होना चाहिए, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, ये होता है आपका, ठीक है। अभी यहां पे आप देखिए, यहां पे नेट एक्सेलरेशन आपका किस तरफ है, नीचे की तरफ है। ओके, तो नेट फोर्स क्या है, तो आप कहेंगे एक तो क्या लग रहा है M2G लग रहा है, एक क्या लग रहा है आपका टेंशन T लग रहा है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस फोर्स को हम क्या बोल लेंगे, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन की जो अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है उस फोर्स को क्या बोल देंगे हम, नेगेटिव। तो M2G को क्या बोलूंगा मैं बेटा, पॉजिटिव, प्लस दूसरा फोर्स क्या लग रहा है आपका टेंशन T, वो किस तरफ लग रहा है आपका, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो आपकी आएगी क्या, M2G माइनस टेंशन T इज इक्वल टू M2 इंटू A। तो बेटा ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 होगी। ओके, और बेटर इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, टेंशन वाली टर्म को और एक्सेलरेशन वाली टर्म को, इनको एक तरफ रखता हूँ और दूसरी वाली टर्म को दूसरी तरफ रखता हूँ। तो बेटा मैं इसको इस तरफ लेके आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टेंशन T प्लस हो जाएगा ये, प्लस में M2A इज इक्वल टू M2G, है ना। इसको इस तरफ लेके आया तो ये क्या आ जाएगा, T प्लस M2A इज इक्वल टू M2G। ये आपकी होगी क्या, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी मेरे को फाइंड आउट क्या क्या करना है, मेरे को टेंशन T फाइंड आउट करना है और मेरे को एक्सेलरेशन A फाइंड आउट करना है। ये दो चीज फाइंड आउट करना है। किसकी टर्म में फाइंड आउट करना है, M1, M2 और G की टर्म्स में। अभी बेटा फिर मैं क्या करता हूँ, न्यूटन सेकंड लॉ दोबारा से अप्लाई करता हूँ, और इस बार मैं अप्लाई करता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ आपका कहाँ पे, M1 के ऊपर। तो मैंने एक ट्रिक बताई आपको कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका रहेगा, ठीक है। तो जो भी फोर्स आपके एक्सेलरेशन की तरफ लग रहे हैं वो तो पॉजिटिव ले लेंगे जोड़ते टाइम, और जो भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है वो फोर्स हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ये था हमारा, इस तरफ एक्सेलरेशन था, तो ये फोर्स एक्सेलरेशन की तरफ है तो ये पॉजिटिव ले लिया, और ये टेंशन T अपोजिट डायरेक्शन में तो हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। ओके, उसके बाद हमने ये वाली टर्म यहाँ पे लेके आए और ये M2G आ जाएगी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अभी M1 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन किस तरफ है आपको पता है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो ऊपर की तरफ फोर्स जो भी लग रहे हैं उनको पॉजिटिव, और दूसरे अपोजिट साइड लग रहे हैं उनको नेगेटिव। तो टेंशन T ज्यादा होगा इस केस में M1G से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, टेंशन T प्लस माइनस ऑफ M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A। ओके, अगेन ये माइनस M1G है, तो अगेन मैं क्या करूंगा, ये वाली टर्म्स को इस तरफ लेके आऊंगा और इसको उस दूसरी साइड लेके आऊंगा। तो आपका क्या हो जाएगा, T माइनस M1A, और बेटा ये प्लस माइनस माइनस M1G हो जाता है ना।
इसको माइनस M1G को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा क्या, M1G। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर होगी 2। तो बेटा 2 इक्वेशन और 2 अननोन। आप इसमें देखिए क्या क्या गिवन है, ये M2G M1G ये गिवन है, तो इसलिए दूसरी साइड लेके गए। T अननोन है, SSN अननोन है, यहाँ पे भी T अननोन SSN अननोन, 2 इक्वेशन 2 अननोन, आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सबसे पहले सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्या आएगा आपका, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये आपका हो गया क्या, T प्लस M2A इज इक्वल टू M2G, और ये क्या हो गया आपका T माइनस M1A इज इक्वल टू M1G। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, इनको सब्सट्रैक्ट कर देता हूं इन दोनों इक्वेशन को, 1 और 2 को। 1 और 2 इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में घटा देता हूं। आप जब घटाएंगे तो ये सिंबल हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस का। T से T कैंसिल, ये क्या हो जाएगा आपका M1A प्लस M2A। तो बेटा मैंने इसको सीधा ऐसे लिख दिया, M1 प्लस M2 इंटू A, और ये क्या आ जाएगा आपका M2 माइनस M1G, M2 माइनस M1G, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, A की वैल्यू आपकी आ जाएगी M2 माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये आपका हो जाएगा क्या, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा। ओके, तो बेटा ये इक्वेशन आ गई A की। अभी T की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो A की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट होगी। T की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर या फिर इक्वेशन 2 के अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए A की वैल्यू। ठीक है, 2 के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे A की वैल्यू, तो हमको क्या मिल जाएगा, T की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, तो ओके बेटा, तो हम क्या करेंगे अभी, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ T1, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A in 2, इन इक्वेशन 2, तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी, तो बेटा ये क्या कर दिया मैंने, ये इस तरफ लेके आ गया इसको, है ना। तो T क्या हो जाएगा आपका M1G प्लस A हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, G प्लस A, और A की वैल्यू यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आप। तो A की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मैं जो डायग्राम है ये आपका मिटा रहा हूं। तो बेटा जो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, T इज इक्वल टू M G प्लस A, तो G प्लस A की वैल्यू क्या है, M2 माइनस M1 G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। बस अब इसको सोल्व करना है बेटा। M1 प्लस M2 क्या ले लेंगे हम, और ये है हमारा M1, ये M1 था, ठीक है। तो M1 हम बाहर रखेंगे, M1 प्लस, और G भी बाहर ले लीजिए आप, क्योंकि G यहाँ से कॉमन है। तो M1G मैंने बाहर ले लिया, आपका बच जाएगा क्या, 1 प्लस M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये आपका बच जाएगा। ओके, तो T इज इक्वल टू M1G। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, M1 M2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, M1 प्लस M2 माइनस M1। ओके, ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, 2M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा आपका, और 2M2 मिल जाएगा आपको। तो जब हम लिखेंगे इसको तो ये हो गया 2M1 M2, देखिए 2 मैंने आगे लिख दिया पहले, बाई G डिवाइडेड बाई M1 प्लस। तो बेटा ये आ गई टेंशन की वैल्यू आपकी। तो ये याद भी रख सकते हैं आप चाहे तो, ओके। और एल्स इसको याद रखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, आपको तो जो डायरेक्ट जो जनरल मेथड है उसी वही फॉलो करना है, और उसी के बाद आपको वैल्यू और
आपको फाइंड आउट करनी है। तो टेंशन की क्या वैल्यू आ जाती है बेटा 2m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और एसएसएन की क्या वैल्यू आती है, एसएसएन की वैल्यू आपकी आती है m2 माइनस m1 जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये वैल्यू आप याद रख सकते हैं क्योंकि काफी बार यूज होता है एटवुड मशीन आपका। ओके, तो टेंशन टी की वैल्यू और एसएसएन की वैल्यू हमको पता चल गई कि ये आई है एसएसएन की वैल्यू और ये आई टेंशन टी की वैल्यू। जब बेटा हम प्रॉब्लम करेंगे, अगर आपको मास दे रखा है तो आपको ये चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करता है तो 1 मिनट में आप चीज़ों को वैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो जैसे कि मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, उससे आपको चीज़ें क्लियर होगी। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। अभी के लिए मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया मैंने एटवुड मशीन का, एक तो है सपोज कर लीजिए 5 किलोग्राम का ब्लॉक है आपका, 5 किलोग्राम का ब्लॉक, और दूसरा आप मान लीजिए 3 20 8 3 2 5, चलो इसको 3 किलोग्राम का मान लीजिए और इसको 2 किलोग्राम का मान लीजिए। यहाँ इसको आप 2 किलोग्राम का मान लीजिए, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है इस केस के अंदर भी वही, आपको एक तो टेंशन फाइंड आउट करना है, एक एसएसएन फाइंड आउट करना है। तो बेटा एक तो क्या है आपको पता है इस केस के अंदर m2 ये होगा, ज़्यादा जिसका वेट है वो m2 है, तो m2 आप चाहें तो इसको 2 किलोग्राम ले ले और इसको 3 किलोग्राम, अगर थोड़ा डाउट आ रहा था आपको। तो ये m2 है, ये m1 है, तो चाहे तो ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला याद नहीं है तो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। आपको क्या पता है कि इसका एसएसएन होगा नीचे की डायरेक्शन में और इसका एसएसएन होगा ऊपर की डायरेक्शन में। अभी क्या कीजिए, डायरेक्टली इसमें न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कीजिए। तो ये क्या हो गया 3g, इसके ऊपर लगाएंगे तो टेंशन t है ना, यहाँ पे में ऐसे अप्लाई करेंगे तो 2g, इसके ऊपर टेंशन t। अब डायरेक्टली हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने ड्रॉ किया, आपको क्या पता है कि जब न्यूटन सेकंड लॉ में 3 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करूंगा तो आपका क्या आएगा, तो हम कहेंगे 3g जो नीचे की तरफ लग रहा है वो पॉजिटिव, एसएसएन की डायरेक्शन जो भी फोर्स लग रहा है वो उसको हमेशा पॉजिटिव, उसके अपोजिट जो भी लग रहा है उसको नेगेटिव, ठीक है। आर इज इक्वल टू मास टाइम एसएसएन। तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑन 3 किलोग्राम। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो क्या आएगा आपका 3g माइनस टेंशन t, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इज इक्वल टू मास टाइम एसएसएन। मास टाइम, मास कितना है 3, एसएसएन क्या है a। तो ये इक्वेशन नंबर, चलो इसको a नहीं मान के इसको इस तरफ लेके आता हूँ, तो 3a प्लस टेंशन t इज इक्वल टू 3g हो जाएगा आपका, ये 1 होगी। आप 2 किलोग्राम पे और लगा देते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑन 2 किलोग्राम। अभी बेटा आप कहेंगे कि एसएसएन ऊपर की तरफ है तो टेंशन t पॉजिटिव, 2g आपका नीचे की तरफ है तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, इज इक्वल टू मास टाइम एसएसएन 2 इंटू a। तो अभी मैं क्या करता हूं, t माइनस 2a इज इक्वल टू 2g, इसको इस तरफ लेके आ गए, 2g को इस तरफ लेके आ गए। आप देखिए 1 और 2 इक्वेशन से आप सीधा निकाल सकते हैं। 1 और 2 इक्वेशन में सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको टेंशन फाइंड आउट करना है, सपोज कर लीजिए। तो एक में से 2 इक्वेशन घटा दीजिए आप, 1 माइनस 2 कर दीजिए, 1 माइनस 2। तो 1 माइनस 2 जो आप करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा, t से t आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्या 3a माइनस 2a, तो प्लस हो जाएगा आपका, तो 5a। आप घर पे करके देख लीजिए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 5a, 3a में से 2a आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 3a माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा और t से t कैंसिल हो जाएगा, 5a इज इक्वल टू 3g माइनस 2g, तो ये आपका आ जाएगा g। ओके, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बेटा g/5। अगर g की वैल्यू हम 10 लेके चल रहे हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इस a की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और ठीक है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन t। तो टेंशन t अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 में आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, किसी में एक ही आंसर आना है। तो
इक्वेशन 1 में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ए की वैल्यू आपकी आ गई, तो 3 इंटू 2 प्लस टेंशन टी इज इक्वल टू 3g, तो 3 इंटू जी, तो g की वैल्यू लट से मैं 10 लेके चल देता हूँ, 3g पहले लिख देता हूँ मैं। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ बेटा, 3a प्लस टी इज इक्वल टू 3g, और t की वैल्यू हम कैसे लिख रहे हैं, 3g माइनस 3a, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 इंटू जी माइनस ए, तो 3t इज इक्वल टू 3, g की वैल्यू क्या है आपकी 10, a की वैल्यू 2 जो हमने अभी अभी फाइंड आउट की है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 इंटू 3 24 न्यूटन आ जाएगा। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आप लिख लीजिए। ओके, तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, अगर आप जाएंगे इस मेथड से भी, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत जल्दी कर देंगे इस क्वेश्चन में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। ओके ओके, तो बेटा यहाँ तक आपका आईटूड मशीन का कंप्लीट हो जाता है। अभी इससे रिलेटेड एक या दो प्रॉब्लम और देखते हैं। ओके बेटा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए आप चाहें तो, और फिर इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अभी बेटा एक और प्रॉब्लम मैंने बोर्ड के ऊपर आपके लिख दिया, ठीक है, आईटूड मशीन की नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे हैंडल करना है इन प्रॉब्लम्स को। तो बहुत ही सिंपल सा है। इसमें भी आप देख रहे हैं 3 किलोग्राम ब्लॉक ऐसे हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर कहीं पे रेस्ट कर रहा है, और 2 किलोग्राम का ब्लॉक यहाँ पे लटका हुआ है। ओके, फाइंड आउट वही करना है आपको, टेंशन टी फाइंड आउट करनी है इन द स्ट्रिंग, और दूसरा इन दोनों ब्लॉक का क्या एक्सेशन होगा। यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है इस 2 किलोग्राम वजन की वजह से क्या होगा, ये सिस्टम नीचे की तरफ, 2 किलोग्राम ब्लॉक नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो 3 किलोग्राम ब्लॉक राइट वर्ड आपका मुन्ना जो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो जितना एक्सेशन 2 किलोग्राम ब्लॉक का होगा उतना ही एक्सेशन आपका 3 किलोग्राम ब्लॉक का होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। तो जितनी ये नीचे की तरफ जाएगी उतनी ही ये राइट वर्ड आपका 3 किलोग्राम ब्लॉक आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो सपोज कर लीजिए इसका एक्सेशन आपको ए है नीचे की तरफ, और इस 3 किलोग्राम ब्लॉक का एक्सेशन भी क्या है, ए राइट वर्ड। सिंपल वही पैटर्न वही चीज़ है। हम क्या करेंगे, अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे 2 किलोग्राम ब्लॉक का और 3 किलोग्राम ब्लॉक का। तो बेटा 2 किलोग्राम का एक तो क्या हो गया, फोर्स 2g नीचे की तरफ लग रहा है आपका, टेंशन टी आपका क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है ना। और 3 किलोग्राम की बात करूं तो मैं आपका एक तो टेंशन टी लग रहा है राइट वर्ड इस तरफ, एक आपका mg लगेगा 3g, और एक आपका लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ n। तो बेटा जब हम एपीडी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एपीडी ड्रॉ करने के बाद अब हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, न्यूटन सेकंड लॉ। तो सबसे पहले हम 2 किलोग्राम ब्लॉक पे अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑन 2 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप एक्सेशन आपका नीचे की तरफ, तो जो फोर्स एक्सेशन की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है उसको लेंगे हम क्या, नेगेटिव। तो 2g इसकी डायरेक्शन में है, एक्सेशन की डायरेक्शन में, तो मैं कर दूंगा इसको क्या, प्लस 2g। ओके, और टेंशन t क्या लग रहा है बेटा, ऊपर की तरफ लग रहा है, दो एक्सेशन से अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस माइनस टेंशन t इज इक्वल टू ma। m क्या है आपका 2, और एक्सेशन क्या है आपका a। तो बेटा ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाता है, तो 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, t को इस तरफ लेके आ गया, तो आपका हो जाएगा क्या, t प्लस 2a इज इक्वल टू 2g। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली मैं न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करूंगा बेटा किसके ऊपर भी, 3 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर भी। तो 3 किलोग्राम ब्लॉक पे जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आपका बेटा एक्सेशन किस तरफ है, तो आप कहेंगे राइट वर्ड है। राइट वर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप कहेंगे केवल टेंशन टी लग रहा है यहाँ पे, है ना। टेंशन टी, इसका एपीडी क्या है आपका, टेंशन टी इस तरफ लग रहा है 3g, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और एक्सेशन आपका किस तरफ है, राइट वर्ड। तो बेटा इसका मतलब एक्सेशन आपका राइट वर्ड है, तो नेट फोर्स आपका राइट वर्ड ही होगा।
तो ये दो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। नॉर्मल रिएक्शन n किसके इक्वल होगा, 3g, क्योंकि इस तरफ इस डायरेक्शन में हमारा जो 3 किलोग्राम का ब्लॉक है वो हमारा 3 किलोग्राम का ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। ओके, तो जो एक्सेलरेशन है वो उसी डायरेक्शन के अंदर आपका क्या होता है, नेट फोर्स होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ जब हम 3 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये वाले फोर्स तो आपस में बैलेंस करके कोई दिक्कत नहीं है। नेट फोर्स आपका क्या लग रहा है, नेट फोर्स T इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में टेंशन T है, तो पॉजिटिव लेंगे, T इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। मास कितना है बेटा, 3 है और एक्सेलरेशन A है इसका। ओके, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा 1 और 2 से हम क्या करेंगे, T की वैल्यू 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 5g। ओके, तो 5a इज इक्वल टू 5g। ओके बेटा, ये गलत कर दिया मैंने, 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 2g, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो 5a इज इक्वल टू 2g और a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2g बाई 5, g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 बाई 5, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू तो आपकी आगे क्या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन T अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो टेंशन जो आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम फाइंड आउट कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये क्या है, T इज इक्वल टू 3a है आपका, तो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो ये आ जाएगा आपका क्या 12 न्यूटन। तो टेंशन T आ गया आपकी 12 न्यूटन और एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल रहती है ये प्रॉब्लम, दिखने में थोड़ा सा डर लग सकता है आपको कि पता नहीं क्या है, जस्ट एपीडी ड्रॉ करना है। आपको पता है ये एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, जो भी फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है नेगेटिव। तो 2g एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है तो 2g माइनस टेंशन T, ये नेगेटिव हो गया, माइनस T इज इक्वल टू 2a। उसके बाद ये इक्वेशन बना दी। इसके बाद यहाँ पे मैंने देखा कि ऊपर की डायरेक्शन में तो फोर्स ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं आपके, ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो है नहीं, तो एक ही फोर्स लग रहा है राइट वर्ड, वो क्या है T। तो ये T किसके इक्वल होगा, ma के इक्वल होगा, तो T इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है और टेंशन की वैल्यू आपको, टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आई होप बेटा कि ये यहाँ तक आपको क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।